देखो ये स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे। ये ट्रेनिंग है रोबो की, है ना। रन टाइम में हम उसे सिखा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज दैट रोबो, ठीक है। इसको सिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि काम करवाया जा रहा है इस। ये सीख रहा है चीजों को। देखो ये जो रोटेट कर रहा है ना आगे पीछे, जो भी कर रहा है, एडवर्टीजमेंट तो दिखा के मानेंगे मुझे लग रहा है। चलो ये देखो, ये जो है रोबो इसको उठाने की प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। तो ये रन टाइम में डेटा जनरेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। कैसे रखना है, क्या होगा एक्शन, उसका रिएक्शन क्या होगा, ये सीख रहा है चीजों को। ये रन टाइम में सब सीख रहा है, ठीक है। तो ऐसी ही लर्निंग कब तक खतरनाक नहीं मानी जाती या अनकंट्रोलेबल नहीं मानी जाती, जब तक वो हमारे कंट्रोल में है। जब वो अपने से सीखना स्टार्ट कर देता है, तभी हम कहते हैं कि इस तरह की लर्निंग ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, ठीक है। और उसको कोर रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे रोबो खुद डिसीजन लेता है, खुद सीखता है। देखो दिस इज अ मशीन ना, जो जंप कर सकता है ना। आज से 100 साल या 50 साल पहले बोलते किसी को कि मशीन कूद फान सकते हैं तो कोई मानता ही नहीं, ठीक है। बॉस्टन डायनेमिक्स ने इसको बनाया है, रिलीज किया है, ठीक है। तो इसी तरह की लर्निंग को रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है इस। राइट, आगे देखते यस हैं। सर। सब आ गए हैं? अब हमने कल एक फोल्डर बनाया था, है ना। मैं उसको गिटहब से कॉन्फ़िगर करवा रहा था, ठीक है। मैं बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोग तक मेरे कोड पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने गिटहब का वीडियो रिलीज नहीं किया, कर दूंगा, ठीक है। तो ये था जो मैंने गिटहब में अपने गिटहब आईडी में बना रखे हैं, जो मेरा गिटहब अकाउंट है। कल मैंने अपने सारे जो रेपोजिटरी थे पहले का, पाइथन वाइथन का, सब डिलीट मार दिए हैं। नए तरीके से जिस पर मैं काम कर रहा हूँ बस उसी को रखा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ पहले तो, और फिर से मैं गिटहब खोल के और आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये हमारे पीसी तक आया था। लेकिन आप लोगों को कैसे मेरे कोडों को देखना है, लेना है, उसकी बात एक सिंपल तरीके से मैं बता दूंगा। तो फिर से लेट्स गो टू क्रोम, ठीक है। और क्रोम पे जाओगे, गिटहब लिखो यहाँ पे, एंड यू आर इन गिटहब, ठीक है। हाँ, हम गिटहब में हैं। यहाँ पे पहले बहुत सारे रेपोजिटरीज थे, अब 8 ही बचे हैं। कल रात ही को डिलीट मारे। जो मैं शुरू में प्रोजेक्ट बनाया था अ, वही है। जो प्रेम अभी कनेक्ट हुआ था, मेरा बैचमेट है, ठीक है, जिसने मेरे साथ पढ़ाई करी थी, ठीक है। उसने भी मशीन लर्निंग पढ़ी थी। तो इसीलिए मैं कह रहा था तुम भी प्रेम अब सर बोलोगे, ऐसे कैसे। चलो एनीवेज। आप सही हैं। हैं, आ गया प्रेम। हाँ। अरे बिल्कुल आ गए। विकास भी आता है भाई, विकास भी कनेक्ट करता हूँ भाई। तो विकास भी कनेक्ट है। है कनेक्ट वो, क्या है। विकास नहीं कनेक्ट है यार, होता है अच्छा कनेक्ट वो। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा, वही बढ़िया। चलो, तो ये बहुत शुरुआती दौर के मेरे हैं, जब मैं पढ़ता था तब मैंने ये सब बनाए थे, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। लेट्स गो टू रेपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे जो मैं एलएलएम पे अपना रिसर्च कर रहा हूँ उसका ये रेपोजिटरी आपको एक दिन पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो तो जा सकते हो इसमें, ठीक है। मेरा गिटहब में ये जरूर सब जरूर। पब्लिक है, ठीक है। तो इसमें अभी धीरे धीरे इस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर और जनरेटिव एआई कैसे वर्क करती है उसी पे मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही स्टार्ट किया है सब। दिस इज दैट पार्ट, ठीक है, कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। बहुत लंबा है, ठीक है, इसको छोड़ो। हाँ ये वाला है, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। इसमें आप लोगों का कोड मैं पुश करता रहूंगा, ठीक है। तो लाइसेंस एमआईटी का आई गेस मैंने डाला था, हाँ। लाइसेंस वहाँ का डाला है। मशीन लर्निंग का ये फोल्डर है जिसके अंदर आपकी कोड जाएंगी, ठीक है। ये टेक्स्ट है जो मैं वहाँ पे लिखूंगा, पता नहीं कुछ लिखा था कि नहीं।
हाँ, क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट फर्स्ट इन उबंटू यूजिंग वर्चुअल एमएल ईएनवी, चलो ठीक है, इसको छोड़ दो। ये तुम लोग का फोल्डर रहेगा, ठीक है, जिसमें सारी कोड जाएंगी। अब आपको कोड कैसे अपने पीसी तक डाउनलोड करना है, तो मैं आप लोग को ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसी रेपोजिटरी का लिंक है ये, ठीक है, इस पे जाना। क्योंकि अभी आपको आता नहीं है तो आप इस पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे डाउनलोड जिप कर लेना। जब जिप डाउनलोड करोगे ना मेरे गिटहब तक पहुंच के, तो ये आपके पीसी में जिप्ड फाइल करके आ जाएगा, ठीक है। और ये डाउनलोड सेक्शन में आएगा, तो दिस पीसी के अंदर डाउनलोड्स में आप चले जाना। और एक सेकंड गाइस, दिस इज डाउनलोड्स, ये देखो आया है ना। मेन ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वहां पे ब्रांचेस बनती हैं अलग अलग तरह की। एक फोल्डर के अंदर अलग अलग फोल्डर मान लो, उसको मेन कहते हैं, मेन नाम का एक फोल्डर बनता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेन लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, ये वो फोल्डर है जिसके अंदर कोड है। देखो ये 3 फाइल थी, एक फोल्डर थी उसमें से मशीन लर्निंग। तो इसके अंदर चले जाओ, इसके अंदर टेक्स्ट था और वो टेक्स्ट पे कुछ लिखा हुआ था, क्रिएट वर्चुअल ईएनवी फर्स्ट इन उबंटू यूजिंग, और ये सब लिखा हुआ था। तो मैं इसको कल ही बना रहा था जब हैंग हुआ था तब, ठीक है। चलो, तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे पुश कर दिया करूंगा, आप लोग ऐसे डाउनलोड कर लेना और पहले वाली रेपोजिटरी डिलीट मार देना। रेपोजिटरी का मतलब फोल्डर ही होता है, ठीक है, और डायरेक्टरी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या क्या हमें पढ़ना है, तो मैंने उसको डाउनलोड करना आपको सिखाया है। अब जो मैं कर रहा हूँ वो मत करना, ठीक है, वो मैं सिखा दूंगा कि कब करना है। रिकॉर्डिंग पे हम गए थे, चलो गए। गिटहब का पे मैं जाके अपने पीसी को अपने रेपोजिटरी से कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ये सबसे आसान तरीका है ये करने का। ये है रेपोजिटरी मेरी, इसमें हम चले जाएंगे। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे ही आपका फोल्डर बना रखा है मशीन लर्निंग नाम करके, ठीक है, तो मैं यहीं पे इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो cmd git init, सॉरी, क्लोन कर लेते हैं अभी। ओके, मैं उबंटू चलाता हूँ ना, तो कंट्रोल शिफ्ट वी करके वहाँ पे पेस्ट होता है। और यहाँ पे भी मैं वही कर रहा था, इसलिए नहीं हो रहा। ये विंडोज़ है। तो ये जो मेरा फोल्डर है मशीन लर्निंग, जो डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ था, उसके अंदर मेरी क्लोन्ड फाइल आ गई जो गिटहब पे रखी हुई थी, जिसका नाम था ये मशीन लर्निंग फॉर प्रोफेशनल। ऑलराइट। अब एक और बात गई साथ साथ, आज आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं नहीं बताऊंगा इसको। ये सब जितनी भी रेपोजिटरी मैं बना रहा हूँ ना, ये मशीन लर्निंग के रेपोजिटरी और आगे चल के डीप लर्निंग के रेपोजिटरी, फिर एआई और रोबोटिक्स, ये रेपोजिटरी कभी बंद नहीं होंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा विजुअलाइजेशन का नहीं बंद हुआ, ठीक है। अब स्क्रैप ही नहीं पड़ा है, ठीक है। तो ये सब रेपोजिटरी कभी बंद नहीं होंगे। बंद होने का मतलब कि कभी खत्म नहीं होगी। डे एंड में एंड ऑफ ट्यूटोरियल का नोट मैं उस पर नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, मेरी लाइफ में कुछ नया होगा, मैं उसमें डाल दिया करूंगा उस रेपोजिटरी में। तो ऐसी तकरीबन जो मैंने पोस्ट डाला है अभी, उतना ही सब रेपोजिटरी बनेगा और उसको मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी सीख लूँ ना। तो खैर कभी ये बंद नहीं होगा। हाँ, जब बेसिक खत्म हो जाएगा, जब मैं लगेगा कि हाँ बेसिक खत्म हो गया, अब आप लोग इंटरव्यू के लिए बिल्कुल इंटर्नशिप वगैरह पे जा सकते हैं, तो मैं बोल दूंगा हाँ आप चले जाओ। लेकिन ऑल इन ऑल आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा वो रेपोजिटरी जिसके अंदर हमने क्लोन किया था। क्लोन मतलब होता है डाउनलोड करना एक कनेक्टिविटी के साथ।
ठीक है। ये है डॉट गिट। इन सब के बारे में गिटहब वाले ट्यूटोरियल में जब कभी गिटहब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। मशीन लर्निंग के अंदर आ जाएंगे और इसी के अंदर हम सारी कोडिंग करें। ठीक है, हम मतलब कि मैं कोडिंग करूंगा और इसको गिटहब पर डाल दिया करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे CMD लिखो और जुपिटर लैब लिखो, एंटर करो, जुपिटर लैब खुल जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है। सच में ज्यादा टाइम लगने लग गया ये। प्रेम चोपड़ा, और कैसा चल रहा है बैंगलोर में? बताइए बताइए। हाँ, कैसा चल रहा है उधर? बढ़िया बढ़िया है। आप बताइए। अरे यार, इतना इज्जत, कहीं मर ही ना जाऊं मैं। सच में तुम लोग सबने मिलकर मास्टर ही बना दिया है बिल्कुल है। मास्टर हो, बिल्कुल मास्टर बोलना पड़ेगा। अरे अब अब तो मास्टर सर कहाँ आप मान रहा। जाओ। अब तो मैं AI अब इंजीनियर हूँ भाई। अब तो मान जाओ सर आप। अरे यार। करना पड़ेगा। अभी लास्ट टाइम जब हैंग हुआ था ना मेरा PC क्रोम खोलने से, तो 7 टैब खुले हुए थे उसमें। जब मैंने रिस्टोर किया तो सातों के सातों टैब खुल गए थे। ठीक है, इसलिए हैंग हुआ था। खैर, जुपिटर लैब हमारा खुल रहा है। ठीक है। ये हमेशा पोर्ट नंबर पे खुलता है और पोर्ट नंबर पे वही खुलता है जो इंटरनली सर्वर बनाते हैं। सर्वर क्या होता है ये हम फुल स्टैक जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है। चलो, यहाँ पे न्यू नोटबुक पे इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा नोटबुक खुल जाएगा। कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, जैसे कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, जिसमें से स्केलर्न सीखने के लिए स्केलर्न बेस्ट है। और उसमें भी KNN एक एल्गोरिदम है जो कभी यूज नहीं होता। ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से बात सही नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं सही है, यह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में पता चलेगा जब के मीन क्लस्टरिंग पढ़ाऊंगा तो। KNN मैंने बोला और के मीन क्लस्टरिंग बोला है, ये दोनों में डिफरेंस है। के मीन और KNN, ये जो एल्गोरिदम है ना, के मीन क्लस्टरिंग और KNN, इन दोनों का एक ही वर्किंग है। और ये आज के समय में, आज मैं GPT जो OpenAI का GPT है, जो आंसर क्वेश्चन करता है, उस पे मैं काम कर रहा था, तो ये उसमें भी यूज हो रहा है। ठीक है। तो इतना हल्के में मत लेना, सीखने के लिए अच्छा है, बस ये बोला। ठीक है। चलो। सर, हाँ जी सर, बताइए। आज आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे। हाँ गाइस, नहीं आ रहा है पता नेटवर्क अच्छे। पता है क्यों? क्योंकि आपकी वीडियो और आपके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है हैंग हो रहा है बीच में। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। आ रहे हैं सर, सही चल रहा है। नो नो, आई कैन हियर यू। हाँ, बहुत बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है सर। अरे तो प्रीति, तुम देखो अपना इंटरनेट, ठीक है, मेरा तो सही चल रहा है ना। मेरा PC हैंग कर रहा है, आई नो दैट, है ना। उस पे मैं बिल्कुल अग्री कर जाऊंगा, नहीं, ठीक है। अगर जैसे कि आप जब जो बात बोल रहे हो ना, और वो हम्म। तो थोड़ी देर में आ रही है वो। हाँ, तो नेट में होगा कुछ प्रॉब्लम आपके एंड पे, जा नहीं होगी मेरी बात, थोड़ी वक्त लग रही होगी उसमें, बट एनीवेज आप रिकैप देखना, हाइलाइट्स। ठीक है, क्रिकेट में हाइलाइट्स होता है ना। चलो, खैर, कुछ प्री रिक्विजिट लाइब्रेरीज होती हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सिर्फ इंस्टॉल करना और कुछ ग्राफ दिखाना है तुम्हें कि हम आखिर मशीन लर्निंग पढ़ते हैं फिर डीप लर्निंग पढ़ने लग जाते हैं, ऐसा क्यों चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट लाइब्रेरी, जो मशीन लर्निंग में प्री रिक्विजिट है, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी। ठीक है। तो मशीन लर्निंग लाइब्रेरी में पहला आता है आपका sklearn, जिसको साइकिट लर्न भी कहते हैं। ये 2011 में गूगल ने इसको बनाया था। ठीक है। और इस इसको मतलब बनाना उन्होंने शुरू किया था 2007 से ही। ठीक है। sklearn एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जो 2007 से बनाना शुरू किया गया था, जब गूगल गूगल में गुडो एंड रोसम की एंट्री हुई थी, द फाउंडर ऑफ पाइथन, राइट। तो वो जब एंटर किए थे उसमें गूगल में 2007 में, तो उन्होंने इसी प्रोजेक्ट पे काम किया था। और उनके पास मतलब कि एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी। अब क्यों थी गूगल को एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, आई टेल यू। बट उससे पहले गूगल को एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी, और गुडो एंड रोसम स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल पे वहां पे पहुंचे थे गूगल में। ठीक है। तो स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है, एक हाई प्रोफाइल प्रोफाइल होती है। तो इनकी जब मीटिंग हो रही थी ना, तो सबसे पूछा गया
कि एक हमें लैंग्वेज चाहिए जिसपे हम मशीन लर्निंग का कुछ काम कर पाए। मशीन लर्निंग का काम करने से क्या मतलब था, तो उस समय या आज भी जो सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट का काम होता है वो गूगल देखती है, गूगल एड्स। ठीक है, यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, आई शो यू। तो अगर आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे ना, क्रोम खोलोगे, 1 सेकंड, यहाँ पे मत खोलो, यहाँ पे खोलो। सेलेक्ट ही नहीं हुआ। ओके, तो जब आप क्रोम खोलोगे यहाँ पे, तो क्रोम में जो साइड में 9 डॉट्स आते हैं ना, 3 डॉट्स नहीं, 9 डॉट्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो आवाज आ रही है गाइस? यस सर। ब्लैकआउट हो गया ना स्क्रीन? वाइट होगी वाइट। मेरी तरफ से तो ब्लैकआउट दिखाई दे रही है यार। अब यहाँ यार, पे भी होगी ब्लैक। ओके। ब्लैक ब्लैक आ रही है। मुझे पीसी लेना ही पड़ेगा जाके। चलो, ये काम करता था, इस पे मैकबुक। काम करना मैंने छोड़ दिया था, अब पता नहीं क्या हो रहा है। मैकबुक ले लो सर। मैकबुक नहीं ले रहा यार, मैकबुक तो कभी नहीं लूंगा। क्यों सर, नहीं लेना चाहिए? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं लेना चाहिए वो तो बात की बात है, नहीं लेने का कुछ अलग ही मोटिव है। ठीक है। ओके सर। सच में परेशान कर दिया, कल ही जाके लेना पड़ेगा लग रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको 9 डॉट्स दिख रहे हैं ना, इसमें जितने भी प्रोडक्ट है सब गूगल के, यूट्यूब और मतलब ये प्ले लिस्ट, सॉरी प्ले है जो हमारा एप्लीकेशन के लिए होता है, ड्राइव, ये सब गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे। ठीक है, तो जब रिकमेंडेशन सिस्टम की बात होने लग गई, रिकमेंडेशन सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है आज के समय में, और उसमें सबसे आगे आता है एडवर्टीजमेंट का, क्योंकि गूगल हर कंपनी से पैसा ले रही है, और एडवर्टीजमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी का प्रोडक्ट आज के समय में डिजिटली बहुत ज्यादा बिक रहा है। आज के समय में लोगों को बाहर जाना पसंद नहीं है। दिवाली के समय में तुम लोगों ने सुना होगा, लोग बाहर जाकर अब शॉपिंग नहीं कर रहे, घर पे ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, सब कुछ आ जाता है, ब्लिंकिट 10-15 मिनट में दे देता है। ठीक है, तो अब लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, और ऑनलाइन के लिए एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, गूगल एक बड़ी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है उसके सपने भी आज से 150 साल 200 साल आगे के हैं उनके सपने। ठीक है, वो आज का या 1 साल बाद 2 साल बाद का नहीं सोचते हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म में सोचते हैं। गूगल एंड्रॉयड फर्स्ट से एआई फर्स्ट पे चला गया है। बहुत पहले जब मैं पढ़ता था तब मैंने ये स्टेटमेंट सुना था, अब आपको बता रहा हूँ फिर से। तो उनका पहले फोकस था कि एंड्रॉयड पे हम काम करेंगे, अब उनका फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो गया कि हम एआई पे पहले काम करेंगे, फिर एंड्रॉयड वगैरह कुछ भी आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने वाली है दुनिया, और होगी। ठीक है, हम जगह जगह पे चीजों को देख रहे हैं, एआई हर जगह इंटीग्रेट है। अभी चैट जीपीटी तुम्हें सिखाया मैंने, एक उसी तरह करके फिंड है, PHIND फिंड। ठीक है, उसी तरह से बार्ड है। ठीक है, और बहुत सारे एआई बॉट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं विथ आवर कोडिंग ऑल्सो। ठीक है, तो इन सब चीजों पे लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनका फ्यूचर क्या है। जैसे क्रूड ऑयल मिलते ही कार का और मोटर गाड़ियों का सेगमेंट आगे बहुत तेजी से बूम हुआ, उसी तरह से ये जो एआई जो हम सीख रहे हैं या जो हम यूज कर रहे हैं, यह किसी ना किसी तरीके से हर वेबसाइट में इंटीग्रेट होने वाली है, और होती है। चैटबॉट है आपका हर वेबसाइट में। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम है वेबसाइट में है। Amazon पे जाते हो शॉपिंग करने, अगर आप कोई प्रोडक्ट ढूंढते हो वो आपको हर जगह दिखाई देने लग जाता है। आप फेसबुक पे चले जाओ, आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपने उसको Amazon में सर्च किया था, लेकिन आपको वो फेसबुक पे भी दिखाई दे रहा है, इंस्टाग्राम पे भी दिखाई दे रहा है, यूट्यूब पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप पाइथन का कोर्स ऑप्ट करते हो तो पाइथन से रिलेटेड बस एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, मसाई का आ जाएगा, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो आपको रिकमेंड किए जाएंगे कि हाँ भाई हमारा खरीद लो, हमारा खरीद लो। ठीक है, तो पैसे तो सबसे ले रही थी गूगल 2007 से पहले, और 7 तक 8 तक।
लेकिन लोगों को जितना वो पैसा दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि टारगेट जो था वो गलत टारगेट को एडवर्टीजमेंट दिखा दिया जा रहा था। एडवर्टीजमेंट किसको दिखाया जाएगा? जिसको जरूरत है, और इतनी बार उसको दिखाओ कि उसको फील आ जाए कि हाँ अगर मैं इसको नहीं लूंगा तो मर ही जाऊंगा। इसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाना। ठीक है, तो गूगल ने इसी बात को पॉइंट किया कि आने वाले समय में दुनिया ट्रांसफॉर्म होगी और वो डिजिटल मोड की तरफ ज्यादा जाएंगी, क्योंकि बहुत तेज से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मीटिंग करी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस की जो है, उनके मैथमेटिशियन जो प्रोफेसर्स थे, बहुत सालों से जो बैठ के अपना एल्गोरिदम लिख रहे हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, अलजेब्रा जो भी उनके कॉन्सेप्ट है कैलकुलस के, वो जो लिख रहे हैं, उनसे बात करी। डेवलपर आए हैं गूगल के, ठीक है, और इन सब के कोलैबोरेशन से गूगल का एक विजन था कि हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे अगर किसी बंदे को कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसको बार बार वही प्रोडक्ट दिखाई जाए। लेकिन गूगल के पास एक चैलेंज थी कि ऐसा होगा कैसे, तो गूगल के पास इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन पहले से अवेलेबल था, और वो था ईमेल आईडी। आपको आपके एंड्रॉयड में जैसे ही आप उसको रीसेट करके रीस्टार्ट करते हो तो यू हैव टू प्रोवाइड योर वर्ड ईमेल एड्रेस, जो बिल्कुल कोर में काम करता है। वो आपका सारा डेटा रिट्रीव कर रहा है, बैकअप लेता है। जो आपके मम्मी पापा नहीं जानते हैं वो ड्राइव जानता है गूगल का। ठीक है, कि आप किससे बात कर रहे हैं, किसका किसका फोन नंबर रखे हुए हैं, सब जानता है। ठीक है, तो गूगल मतलब मॉम डैड से आगे निकल गया तो नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन गूगल बहुत अंदर तक आ चुका है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो गूगल ने डिफाइन किया कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई उनके ईमेल से करेंगे। ईमेल में उनके हर तरह का डेटा होता है, नाम, नंबर, एड्रेस भी कि आप किस लोकेशन में हैं, और आपका घर का एड्रेस नहीं मांगता वो ऑफ कोर्स, और वो आपका एज वगैरह सब कुछ रखता है। तो लेट्स से आपने कुछ खरीदना है, आपने कुछ खरीदने के लिए ऑनलाइन जाकर सर्च कर लिया, लेट्स से अमेजोन पे सर्च कर लिया कोई चीज, ठीक है, अमेजोन पे सर्च किया और वो अब आपको हर जगह दिखाई देगा। तो वो बेसिकली आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपने जिस ईमेल से लॉगिन कर लिया है ना उसको दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आप इसको जानते हो, इससे आप लॉग्ड इन करके बैठे हुए हो, तो आप ही तो हो जिसको टारगेट किया जाएगा उस प्रोडक्ट के लिए। तो अब हमें एक स्पेसिफिक क्राउड जिसको हमें टारगेट करना है उसी को अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, और इसी को कहते थे रिकमेंडेशन सिस्टम। और इसी को बनाने के लिए मशीन लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन 2007 में सोचा गया कि स्टार्ट किया जाए। और उस समय एक लैंग्वेज की खोज होने लग गई, क्योंकि जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे वो पहले से ही अपने एल्गोरिदम में परेशान थे। अब उनको जावा जैसी लैंग्वेज, डॉट नेट जैसी लैंग्वेज सिखा सिखा के थोड़ी ना आप उनका दिमाग खराब करवाते। क्योंकि तुम लोग लिंक्डइन चलाते होगे तो देखा होगा, उसमें बहुत बार एक एडवर्टीजमेंट का एक पोस्ट आता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट और क्लाइंट की बजट जैगुआर वाली होती है, और मारुति 800 के ऊपर कुत्ता बैठा होता है। ठीक है, तो ये एक मजाक की बात है लेकिन सच है। अगर फंड की वहां पे बात हो रही होती है, लेकिन जब हम एक क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट बताता है ना, तो उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, और हम जो करके देते हैं वो ज्यादातर केस में अलग होती है, कभी कभी सही भी होती है ना, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि अलग हो जाए। तो ऑल इन ऑल अब क्या है कि जो गूगल के डेवलपर थे उन्होंने उनसे इंटरैक्ट करके उनके एल्गोरिदम को समझ के उसको कोड करना स्टार्ट किया, बट देयर वाज सम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या? कि वो कहना कुछ और चाहते थे और ये कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि इनको मैथमेटिक्स तो आता ही नहीं है, कोडिंग सीख के आए हैं बस। ठीक है, अब क्या करें? तो गूगल परेशान, और अब उन्होंने गूगल ने बोला कि ये काम करो, आप ही सीख के बना दो। मतलब साइंटिस्ट को बोल रहा है, मैथमेटिशियन को बोला आप सीख के बना दो यार, क्या दिक्कत है, हम पैसा दे देंगे आपको। वो कह रहे कि भाई सॉरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक और लैंग्वेज जाकर सीखूंगा। पहले ही मैं मैथ से परेशान हूँ, तुम्हारा जावा सीखने जाऊँ, इतना पागल नहीं बैठा हूँ मैं। डिनाई कर दिया बहुत सारे लोगों ने।
तो फिर गूगल को लगा, और साथ साथ ये भी प्रॉब्लम थी कि जो डेवलपर थे वो भी जावा से उनकी चीजों को इनकोड नहीं कर, मतलब कोड नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहे एग्जैक्टली और कैसे उनका एल्गोरिदम कोड होगा, क्योंकि जावा में कोई भी काम करने के लिए या डॉट नेट में कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे लाइन के कोड लिखने पड़ जाते हैं। पाइथन में वो सिंपल है, स्क्रिप्टिंग पाइथन सपोर्ट करता है, मतलब एक लाइन में आप कुछ लिख रहे हो, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना है तो लिख लो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उसका आउटपुट प्रिंट हेलो वर्ल्ड यानी कि हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। जावा के साथ ऐसा नहीं है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ARG STR, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है। इट्स अ ह्यूज टास्क। ओके, तो जावा में स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं? नहीं, कर तो सकते हैं लेकिन कोई मोटिव नहीं बनेगा, बहुत बेकार है, मतलब रैंकिंग करवाई जाए तो शायद आखिरी में आएगा वो। ठीक है, एक डार्ट लैंग्वेज थी गूगल ने बनाया था, पाइथन पे ही वो ज्यादातर इम्प्लीमेंट है, लेकिन उसमें फंक्शन बनाए जाते हैं, फंक्शन बेस पे वो काम करता है, मेन फंक्शन होता है, जैसे जावा में मेन क्लास होता है। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज आई, अब पाइथन भी था। पता है, किसी लैंग्वेज को यूज करने के लिए उसका रॉबस्ट होना जरूरी है और उसका लाइट वेट होना जरूरी है। पाइथन लाइट वेट तो नहीं है, पाइथन थोड़ा सा हैवी लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें तीन तरह के पैराडिम दिए गए हैं। पैराडिम मतलब तीन तरीके के उपाय दिए गए हैं, तरीके दिए गए हैं कोडिंग को करने के। ठीक है, टॉप लाइन प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जिसको आप क्लास बना बना के करते हो ना, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है। प्रोसीजरल यानी कि जिसमें फंक्शन डेफ डेफ करके आप पाइथन में लिख रहे हो, तो वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और उसके बाद जो सबसे पहला वाला था, टॉप लाइन प्रोग्रामिंग, जितना करना है, जैसे 2+2 ऐड करना है तो 2+2 बस लिख दो, ऐड होके 4 आ जाएगा। तो ये जो 2+2 वाला कॉन्सेप्ट है टॉप लाइन प्रोग्रामिंग, ये उनको ज्यादा पसंद आया, उन साइंटिस्टों को। तो इसी की मीटिंग हो रही थी गूगल में 2007 के आसपास। तो वहां पे गुडो वन रोसम स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोजीशन पे बैठे हुए थे, उन्होंने भी ओपिनियन दिया। देखो, आप रिसर्च ही करने तो जा रहे हो, गूगल को उन्होंने बोला तो एक काम करो, मैंने एक लैंग्वेज बनाया है, उसको यूज कर लो। अगर नहीं सूट करता तो छोड़ देना, वैसे भी एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हो, मेरा भी एक लैंग्वेज है, यूज कर लो, वो फ्री भी है और रोबस्ट भी है। पहले भी उसको CWI ने यूज किया नेटवर्किंग के लिए, तब उसको यूज किया गया। और उससे शुरुआती दिनों में जब कुछ एल्गोरिदम बनाए गए तो उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं। तो उसी बार से उस पाइथन को यूज करा जाने लग गया मशीन लर्निंग में। और 2011 में पहला रिलीज दिया गया मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम का, जो था स्केलर, जिसको साइकिट लर्न भी कहते हैं। वो गूगल का अपना प्रोडक्ट है। ठीक है, और गुडो वन रोसम को पाइथन को और बिल्ड करने के लिए उसी पे काम करने के लिए छोड़ दिया गया। तो उन्होंने पाइथन को और बिल्ड किया, क्योंकि अब वहां पे स्कोप ब्रॉड हो चुका था। पहले जब पाइथन बना था तो वो नेटवर्किंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर को बस हैंडल और बनाने के लिए यूज किया गया था, और उसी को माइंडसेट, उसी को ध्यान में रख के गुडो एंड रोसम ने उसको डिजाइन भी किया था कि नेटवर्किंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाना है, क्योंकि CWI नेटवर्किंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती थी। इसीलिए आज के समय में हैकिंग में भी यूज होता है पाइथन। ठीक है, या क्या कहते हैं उसको, सिक्योरिटी में। ठीक है, सिक्योरिटी में भी यूज किया जाता है उसे। ठीक है, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज ओपन सोर्स होने की वजह से बहुत सारे इसके कम्युनिटी में जो मेंबर्स हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम होती थी या वो कोई पैकेज बना देते थे तो उसको पब्लिक कर देते थे पाइथन पे। तो इन सब कॉन्ट्रीब्यूशन के होने से पाइथन और पावरफुल होगी। और पाइथन आज के समय में हर सेगमेंट में है, आप कोई भी सेगमेंट बताओ। ठीक है, खैर ये चीजें समझ में है कि कैसे हम पाइथन को यूज करके मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, और उसमें भी रिकमेंडेशन सिस्टम गूगल ने इस्तेमाल करना सिखवाया। ये समझ में आया? एक थियोरेटिकल मैं बात कर रहा हूँ, थियरी समझ में कैसे कैसे काम हो रहा था गाइस? यस सर। चलो, प्रेम साहब आपको समझ में आया भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर आ गया। यार तुम लोगों ने तो सच में हद कर दिया भाई। ये क्या दिखा रहा है? विंडो प्लस अरे यही किया था भाई, यही किया है, 100 GB का डेटा डिलीट मारा है मैंने। तो जो लाइब्रेरीज हैं, अब
यहाँ पे जब sklearn को बनाया गया था, तो sklearn को बनाया गया था मशीन लर्निंग के लिए, जिससे प्रिडिक्शन कराया जा सके। एक एनालिस्ट में और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर में एक ही डिफरेंस है। एनालिस्ट डेटा को फिल्टर तो कर सकता है ईडीए करके, ईडीएम ने बताया था एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, हर तरह से डेटा को फिल्टर करके आउटलायर निकाल के एक अच्छा खासा डेटा सीएसवी फॉर्म में हमें दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड ईडीए। तो वो डेटा एनालिस्ट करता है, उसका काम है रिपोर्ट बनाना। ठीक है। जैसे ही वो बंदा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम पे काम करने लग जाता था 2017 के आसपास, अब नहीं, अब बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक है। पहले जो डेटा एनालिसिस ईडीए का काम करते थे ना लोग, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट लाइक 2016-17 आई गेस, तब की बात कर रहा हूँ। उस समय के बंदे अगर लीनियर रिग्रेशन भी सीख जाते थे, दे यूज टू कॉल देम मैं डेटा साइंटिस्ट, बट दैट इज नॉट ट्रू, राइट? तो अब चीजें बहुत बदल गई हैं। ठीक है। अब चीजें बहुत ज्यादा ही बदल गई। जो पहले 4-5 लाइन के कोड में, क्योंकि मशीन लर्निंग में देखो डिस्कशन ज्यादा है, कोडिंग कम है। मिला जुला के अगर मैं 2021 में पढ़ा था, तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो सिखाया गया था बस 6-10 लाइन का कोड मैक्सिमम था, वो भी था फेस डिटेक्शन में। ठीक है। बट दीज डेज दिस इज काइंड ऑफ जाइगेंटिक वर्ल्ड, जहां पे अब कुछ भी हो रहा है। ठीक है। आई एम टेलिंग यू, सच में कुछ भी हो रहा है। ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे पता है क्या क्या हो रहा है। ठीक है। हम कहीं भी जा रहे हैं, चलो। और कम्युनिटी बनी हुई है इनकी, अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज देयर जो एपीआईज दे रही हैं कि अब तुम मॉडल भी मत ट्रेन करो, हमारा एपीआई यूज करो, वही काम होगा। ठीक है। चलो एनीवेज, तो हम एसके लर्न हमारी एक लाइब्रेरी है, हम उसको यूज करेंगे। कहाँ गया हमारा फोल्डर? बंद कर दिया था इसको। इसके अंदर जाएंगे हम, इसको सबको बता रखा है मैंने, इसको हटाना, सीएमडी लिखना, यहाँ पे जुपिटर लैब लिखना और इंतजार करना। आप हो सकता है इंतजार ना करें, बट माय पीसी इज स्लो, राइट, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू वेट अ लिटिल बिट। लेट्स सी। ये इंटरनली 8000 पोर्ट नंबर यूज करता है, 8990 आई गेस, और ट्रिप 4 टाइम 8 को यूज करता है, सॉरी। तो ये इस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, दिस इज पोर्ट नंबर। लोकल होस्ट आईपी के लिए अलोकेट होती है, लेकिन अब आईपी नहीं है क्योंकि लोकल ये चल रहा है। ठीक है। तो एसके लर्न एक प्री रिक्विजिट है इसके लिए। अब मैं ये बताना चाहता था, एसके लर्न लाइब्रेरी जो है, इट इज यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग। ठीक है। ये मशीन लर्निंग के लिए यूज हो रहा है, बट इसके अलावा कुछ लाइब्रेरीज थी जो यूज हो रही थी और हो रही हैं अब ज्यादा। उसमें है टेंसर फ्लो। ठीक है। तुम लोगों ने ज्यादातर सुना होगा डीप लर्निंग। ठीक है। सर, हाँ। टेंसर फ्लो और केरास एक ही चीज है? पहले दोनों अलग अलग थी, मतलब टेंसर फ्लो की मदद से केरास को चलाया जाता था, और केरास से अपने मशीन लर्निंग यानी कि न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट किया जाता था, डीप लर्निंग का काम किया जाता था। अब दोनों को एपीआई के थ्रू मर्ज कर दिया गया है, दोनों एक साथ चलती हैं। टेंसर फ्लो को तुम बुलाते हो तो उसके अंदर केरास ऑटोमेटिकली आ जाता है। मतलब दो अलग अलग पैकेज थी, इस पैकेज से तुम इसको हिट करो और फिर अपना काम करो। अब क्या किया गया, इस पैकेज के अंदर केरास को डाल दिया गया, तो इस पैकेज को ही बुलाते हो ना, तो केरास इसके साथ ही आ जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा, इनबिल्ट हो गया ना, हाँ जी, इनबिल्ट आ गया ना उसके साथ। हाँ जी, इनबिल्ट आ गया। ये कौन है, सर्वेश पांडे? एनीवेज, इनबिल्ट हो गया, राइट। चलो, तो अब डीप लर्निंग एक कॉन्सेप्ट कॉइन किया गया कि डीप लर्निंग क्या है। देखो, पहले एक मोटा मोटा डिफरेंस समझते हैं। ये डिफरेंस ये है कि जब तुम्हारे पास डेटा कम था, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे 2007 से लेकर 2011 की, जब ये पब्लिक हुआ 2011 में, 2007 से बनना स्टार्ट हुआ था, एंड टेस्टिंग वगैरह सब कुछ मिला के 2011 तक ये सब काम खत्म हुआ। ठीक है। और पब्लिकली ये मिला लोगों को, और फ्री मिला। ठीक है। फिर उसके बाद एक, तुम्हें पता ही है, जियो का ट्रेंड आया तो हिंदुस्तान में, अब आज के समय में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा डेटा जनरेट कर रहा है। तो सब देन है जियो की, फ्री इंटरनेट की, जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो और डेटा जनरेट करते हो। ठीक है।
तो इससे क्या हुआ, डेटा में बहुत तेज एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, बहुत ज्यादा डेटा एक साथ मार्केट में आ गया। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि डेटा का करे तो करे क्या। तो अगर किसी इंसान का डेटा हमें मिल जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं। अब वो पॉजिटिव सेंस में बात करें, नेगेटिव सेंस में बात करें, टोटली आपके माइंड सेट पे, ठीक है। दोनों तरीके से यूज उस डेटा को कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो थे, अच्छी अच्छी कंपनीज थी, उन्होंने इस डेटा को यूज किया अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, जैसे amazon, फ्लिपकार्ट, ठीक है। इन्होंने डेटा परचेज किया या अपना प्लेटफॉर्म दिया और लोगों ने लॉग इन किया, उन बंदों का डेटा उस कंपनी के पास पहुंचा और उन्होंने एडवर्टीज करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया, दूसरे लोग, आपके मोबाइल से पैसा निकल जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटा, राइट? दे हैव योर डिटेल्स, राइट? दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ, वो भी डेटा खरीद रहे हैं, ठीक है। तो जब इतना सारा डेटा हो गया मार्केट में, तो एसके लर्न जो मशीन लर्निंग के लिए बना था, वो फेल होने लग गया। फेल होने लग गया इन द क्या सेंस है इसका, लेट्स सी। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, और इस ग्राफ पे इस पैरामीटर को एक्यूरेसी बोलूं और इसको डेटा बोलूं, तो एक लाइन बनाने बनाने लग गए लोग मार्केट में, बस ये रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये बात सच थी। देखो, डेटा बढ़ रहा है तो इसकी परफॉर्मेंस घट गई। दूसरा, दो अलग अलग मैं पिक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो जैसे जैसे डेटा हम इधर की तरफ जाएंगे तो डेटा हमारा बढ़ेगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑन एक्स एक्सिस वी हैव डेटा एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडल बनाते हैं, मॉडल जो हमें प्रिडिक्शन देते हैं। एल्गोरिदम का यूज करके हम उस एल्गोरिदम की मदद से मशीन लर्निंग के मॉडल को पढ़ाते हैं कि हमारा डेटा देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, इसको सीखो। और कल को मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा तो उसका आंसर मुझे चाहिए, इसलिए हम मॉडल बनाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली काम कर सके। तो जब हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को डेटा देने लग गए, तो वो ऐसे डेप्रिकेट होने लग गई, मतलब उसकी एक्यूरेसी ऐसे घटने लग गई। जब ज्यादा डेटा हुआ तो अब मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यानी कि एसके लर्न उसको हैंडल करने में कैपेबल नहीं था। अब ज्यादा डेटा है तो क्या करें? तो उस केस में इंट्रोड्यूस हुआ डीप लर्निंग, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। न्यूरल नेटवर्क हमारे ब्रेन के जैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं उससे आया है, और इसको लैब में क्रिएट किया जाता है। लैब का मतलब वो जब जिसमें चीड़-फाड़ होता है बॉडी का, वही लैब नहीं होता, कंप्यूटर लैब भी होता है। तो कंप्यूटर की मदद से हम अगर न्यूरल नेटवर्क एक बना पा रहे हैं जो न्यूरॉन्स की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे चलता है, उसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इसीलिए डीप लर्निंग को ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलने लग गई। डीप लर्निंग 2015 में आया था बाय गूगल अगेन, गूगल ही इसको लेके आया था, ठीक है। और टेंसर 2019 में इसका दूसरा वर्जन आया था, वर्जन 2, जिसमें वो आपका टेंसर फ्लो और केरास को मर्ज कर दिया गया था। तब ये आसान थोड़ा सा हुआ था, और अच्छी बात यह है कि मैं 2021 में सीखना स्टार्ट किया। हाँ प्रेम, 2021 में ना हमने सीखना स्टार्ट किया है। चला गया प्रेम? है तो चलो, जो भी है। उधर ही है। हाँ, 2021 में स्टार्ट किया ना हमने सीखना। जरूर जरूर, हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक ठीक।